स्वागत है आपके अपनी परिवार एफएम गोल पर। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने कहाँ पर बात की थी? तो कल हम लोग जो चल रहे थे वो हॉब्स का मानव स्वभाव पर विचार और हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था पर हम लोगों ने विचार देखा था। और मैंने कल आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ाऊंगा। तो आज जो टॉपिक रहने वाला है उसे हम कहेंगे हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। साथ ही सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग भी अपने कपड़े वपड़े पहन करके पढ़ने बैठें और पढ़ा करें। जूते जैकेट और जो टोपा वोपा वगैरह सब कुछ लगा के बैठे करें, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक है हॉब्स का सामाजिक समझौता का विचार। हॉब्स का सामाजिक हॉब्स का सामाजिक समझौता। साथियों आप लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक अवस्था में क्या थे। प्राकृतिक अवस्था में कानून तो थे, अधिकार नहीं थे लेकिन कानून थे। और हॉब्स ने 19 प्रकार के प्राकृतिक अवस्था में कानून बनाए, यानी कि 19 प्रकार के कानून हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में बताए कि प्राकृतिक अवस्था में 19 प्रकार के कानून विद्यमान हैं। किसने बताया? तो हॉब्स ने बताया। साथ ही जो प्राकृतिक अवस्था थी वो हमारी सत्ताविहीन अवस्था कहलाई। क्या कहलाई? सत्ताविहीन अवस्था कहलाई। इसका मतलब इसमें कोई सत्ता नहीं थी, कोई राजा राज्य नहीं थी, ठीक है ना। तो तलाश ये थी, स्थापना इस चीज़ की होनी थी कि भाई अब ये जो कानून है, ये जो कानून थे प्राकृतिक अवस्था में, इनको कोई व्यक्ति मानता था, कोई व्यक्ति नहीं मानता था। तो कोई एक ऐसी संस्था की या फिर ऐसे राजा की हमें आवश्यकता थी जो इन सभी कानूनों को क्या कर पाए, इन सभी कानूनों का लागू करवा पाए, इन सभी कानूनों को। और हॉब्स ने कहा कि इन कानूनों को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी। और इसी निरंकुश राजतंत्र के विचार को ही हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था से निकलने का एक आधार भी बताया, प्राकृतिक अवस्था से निकलने का एक आधार भी बताया। तो देखते हैं हम हॉब्स का सामाजिक समझौते का क्या विचार था। साथियों मैं पहले एक चित्र आपको बना दूं, पहले मैं आपको एक चित्र बना रहा हूं, उस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि चित्र के माध्यम से क्या होता है कि जो डायग्राम होता है वो हमारे खोपड़ी में घुस जाता है। और आप जानते हैं कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपके दिमाग में बिल्कुल सेव हो जाता है ना। क्योंकि ऐसा होता है, प्रत्येक टीचर का अपने पढ़ाने का तरीका अलग होता है, अलग ही अंदाज होता है। तो अपना भी कुछ अलग ही है। अपना अलग कैसा? अपना अलग यह है कि जो भी को हम पढ़ा देंगे वो आपकी खोपड़ी में चला जाएगा, सीधी सिद्धांत बात है मेरी। चलिए देखते हैं। तो मैंने एक चित्र बना रहा हूं साथियों, ये थी प्राकृतिक अवस्था। ये काली वाली क्या है? ये है प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था। ये क्या है साथियों? ये है प्राकृतिक अवस्था, है ना। इसमें जो रहने वाले लोग थे, ये लोग रह रहे हैं, ये 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 रह रहे हैं साहब, ये भी रह रहे हैं, ये रह रहे हैं। इन सब ने हॉब्स का सामाजिक समझौता क्या था? तो ये जो प्राकृतिक अवस्था थी, हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोग, जितने भी लोग प्राकृतिक अवस्था में रह रहे थे, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोग आपस में एक समझौता करें। क्या करें? आपस में एक समझौता करें। और इन्होंने एक समझौता किया।
आपस में इन लोगों ने एक समझौता किया। कैसा समझौता किया? इन्होंने समझौता किया कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप रहा हूं, एक व्यक्ति में सौंप रहा हूं, उसी प्रकार से तुम भी सौंप दो, उसी प्रकार से तुम भी सौंप दो, तुम भी सौंप दो, तुम भी सौंप दो, तुम भी सौंप दो, तुम भी सौंप दो। तो उसी प्रकार से सबने क्या करा? सबने अपने अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति में सौंप दिए। तो हॉब्स के सामाजिक समझौते के अंतर्गत क्या हुआ कि हॉब्स के सामाजिक समझौते के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने एक समझौता किया। समझौते के अंदर इन्होंने समझौता यह किया कि जिस प्रकार से मैं अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति में सौंप रहा हूं, उसी प्रकार से तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां जो हैं एक व्यक्ति में सौंप दो। और साथियों, इसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिला एक निरंकुश राजा। क्या मिला? निरंकुश राजा देखने को मिला, या फिर से निरंकुश राजतंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निरंकुश राजतंत्र। क्या बोलेंगे भैया? निरंकुश राजतंत्र देखने को मिला, या फिर निरंकुश राजा देखने को मिला, है ना? क्या देखने को मिला? निरंकुश राजा देखने को मिला, या फिर निरंकुश राजतंत्र देखने को मिला। ये जो हॉब्स का सामाजिक समझौता था, ये कैसा था? ये एक पक्षीय था। ये कैसा था भैया? ये सामाजिक समझौता था इसका, ये एक पक्षीय था। कैसा था? एक पक्षीय था। साथियों, अभी लिखना आने में आपको लिखवाऊंगा, अभी पहले आप समझ लीजिएगा कि ये जो हॉब्स का सामाजिक समझौता था, ये एक पक्षीय था। एक पक्षीय कैसे? कि सभी लोगों ने आपस में समझौता किया है कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियाँ एक व्यक्ति में सौंप रहा हूँ, तुम भी उसी प्रकार से अपने अधिकार और शक्ति एक व्यक्ति में सौंप दो, बिना किसी शर्त के, और उसके आदेशों का पालन करो। इसका मतलब यह है कि ये जो समझौता था एक पक्षीय था, मतलब लोगों द्वारा ही केवल समझौता किया गया था, लेकिन राजा से बिना शर्त के किया गया था। राजा से कोई भी शर्त नहीं रखी गई थी, इसलिए इसे एक पक्षीय कहा गया। यदि राजा से भी हम शर्त रखवाते कि तुम्हें हमारी बात को मानना पड़ेगा जनता की, तो कहीं ना कहीं वो द्विपक्षीय हो जाता। तो ये जो समझौता था, ये कैसा था? ये एक पक्षीय था। इस समझौते में राजा को बाहर रखा गया था साथियों। इस समझौते से राजा को बाहर रखा गया था, क्योंकि जो समझौता किया गया था वो लोगों द्वारा किया गया था, लोगों में समझौता हुआ था, है ना? तो इससे राजा को बाहर रखा गया था। राजा पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था। राजा पर क्या था? राजा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था। और इसी सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य भी बना, सरकार भी बनी और नागरिक समाज भी बना। इसी सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप क्या बना? राज्य बना। क्या बना भैया? राज्य बना, सरकार बनी। क्या बनी? सरकार बनी, नागरिक समाज बना, नागरिक समाज बना। क्या बना? राज्य बना, सरकार बनी, नागरिक समाज बना। इन तीनों को जो हॉब्स थे हमारे, इन तीनों को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। क्या दी? कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। किसे दी भैया? कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हॉब्स ने किसे कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी? तो किसे दी? राज्य, सरकार और नागरिक समाज। इन सबको हॉब्स ने किसकी संज्ञा दी? तो कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी। तो साथियों, आप लोग लिख लीजिए जरा, है ना? लिख लीजिए। ये पहले आप चित्र बना लीजिए, मैं इधर साइड इसको चित्र बना दे रहा हूँ और मैं जो है इसमें लिख दूंगा, ठीक है?
चलिए साथियों, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में आपको एक और श्रृंखला देखने को मिलेगी अपने ही चैनल पर, जिसे कहा जाएगा राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत भी आपके टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लेवल के ही होंगे, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है ना। मैं वो भी आपको एक श्रृंखला आने वाली है, ये चल रही है अपनी राजनीतिक विचारकों की, एक आने वाली है अपनी राजनीतिक सिद्धांत की क्लास, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिएगा, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा साथियों, लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि प्राकृतिक अवस्था में, पहले मैं एक चित्र बना दूं आपको, यहाँ पे कोने पे चित्र बना दूं, आप लोग कोने पे चित्र इसे बना लीजिए। छोटा चित्र बना रहा हूँ। ये क्या है? ये प्राकृतिक अवस्था है। ये क्या है? प्राकृतिक अवस्था है। ये क्या भैया? प्राकृतिक अवस्था है। ये क्या है? ये लोग हैं, ये इसमें रहने वाले लोग हैं। इन सब ने आपस में समझौता किया, इन सब ने आपस में समझौता किया और क्या करा? और एक व्यक्ति में अपने अधिकार और शक्तियां सौंप दिए। तो क्या हुई? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या फिर निरंकुश राजा की स्थापना हुई। ठीक है भैया, निरंकुश राजा की स्थापना हुई। ये जो समझौता था वो कैसा था? एक पक्षीय था। कैसा था? एक पक्षीय था। चलिए मैं लिख दूँ आपको। इसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में, अवस्था में रहने वाले लोगों ने आपस में एक समझौता किया, एक समझौता किया कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां, मैं अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने अधिकार और शक्तियों को, अपने अधिकार और शक्तियों को, सौंप दो। हॉब्स का सामाजिक समझौता एक पक्षीय था। हॉब्स का सामाजिक समझौता एक पक्षीय था। कैसा था साथियों? एक पक्षीय था। इसके परिणाम स्वरूप एक निरंकुश राजा या निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या निरंकुश राजतंत्र की
स्थापना हुई, स्थापना हुई। तो साथियों मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो इससे क्या हुआ, ये जो समझौता था ये एक पक्षीय था और इससे एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, है ना साथियों। तो इससे निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। हॉब्स के इस समझौते के परिणाम स्वरूप हॉब्स के इस समझौते के परिणाम स्वरूप हॉब्स के इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य भी बना, सरकार भी बनी और नागरिक समाज भी बना, और नागरिक समाज भी बना। हॉब्स ने इसे कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। हॉब्स ने इसे कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। तो हॉब्स ने इसे किसकी संज्ञा दी, तो कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। किसको, राज्य, सरकार या नागरिक समाज के लिए। किसने, हॉब्स ने इसे कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी साथियों, है ना। ये तो था हमारा हॉब्स का सामाजिक समझौते पर विचार। किस पर, हॉब्स का सामाजिक समझौते पर विचार। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है साथियों। मैंने आपसे कहा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोगों ने मिलकर के एक समझौता किया कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप रहा हूं, उसी प्रकार से अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में तुम भी सौंप दो। और इस समझौते के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या फिर निरंकुश राजा की स्थापना हुई। ये जो समझौता था ये एक पक्षीय था। मैंने आपको बताया कि केवल लोगों ने ही समझौता किया था, राजा ने कोई समझौता नहीं किया था, है ना साथियों। और मैंने आपको बताया कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। और मैंने आपको बताया कि हॉब्स ने इसी समझौते के परिणाम स्वरूप बताया है कि यहाँ पर राज्य भी बना, सरकार भी बनी और नागरिक समाज भी बना। थोड़ा सा और लिख लीजिए इसमें ही कि इस समझौते से राजा को बाहर रखा गया और राजा के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं बताया गया। तो मैंने साथियों आपको बता दिया। एक बार और समझ लीजिएगा सामाजिक समझौता। देखिए हॉब्स का भी सामाजिक समझौता पढ़ना है आपको, लॉक का भी पढ़ना है, रूसो का भी पढ़ना है। इन तीनों में अंतर है। लास्ट क्लास में मैं आपको तीनों में अंतर करके बता दूंगा, जब तीनों के चैप्टर में पढ़ा दूंगा। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोगों ने, ये जो क्या है, ये प्राकृतिक अवस्था है।
ये क्या भैया, ये प्राकृतिक अवस्था है। इस प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोगों ने क्या करा, सभी लोगों ने एक समझौता किया, आपस में एक समझौता किया कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप रहा हूं, तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां किस में सौंप दो, एक व्यक्ति में सौंप दो, एक व्यक्ति में सौंप दो। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक निरंकुश राजा की स्थापना हुई। राजा कैसा था, तो निरंकुश था, निरंकुश राजा की स्थापना हुई, या फिर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। किसकी, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई हमारी। और ये जो समझौता था ये केवल लोगों के बीच में ही हुआ था, केवल लोगों के बीच में ही हुआ था, इसलिए इसे एक पक्षीय माना गया। क्या माना गया, इसलिए इसे एक पक्षीय समझौता माना गया, है ना। राजा को इस समझौते से बाहर रखा गया, राजा को इस समझौते से बाहर रखा गया साथियों। और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ, इस समझौते के परिणाम स्वरूप हमें इसके राजा भी, इनके राज्य भी बना, सरकार भी बनी और हमारा नागरिक समाज भी बना। और इन तीनों को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी। किसकी, कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी साथियों। ये जरा आप उतार लीजिए, है ना। तो मैं आपके लिए अब दूसरा टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। दूसरा आता है हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। हॉब्स का हेडिंग डाल दीजिए अब तक आप कि हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। साथियों आप लोग कमेंट में बता दिया करें, थोड़ा सा ऐसा होता है हमको भी पता चल जाता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मुझे बता दिया करें कि सर हमारे समझ में आ रहा है जो आप पढ़ाते हैं। साथियों आप जानते कि पेपर भी आपके नज़दीक में ही है और आप लोगों को भी मेहनत से पढ़ते रहिए आप लोग। और कुछ दिन बाद मैं आपके प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आऊँगा, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा। और राजनीतिक सिद्धांत की भी मैं जल्दी ही क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोग चैनल पर बने रहें और अपने जितने भी साथी हैं आप लोगों के, आप उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि देखिए आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम बेकार हैं, बिल्कुल जब तक हम बिल्कुल बेकार हैं, जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारे क्या है, हमारा लक्ष्य है। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है, समझ पा रहे हैं साथियों। क्योंकि जब तक आप हमसे नहीं जुड़ेंगे तब तक हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और मुझे ये भी बता दिया करें कमेंट में कि हम कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि हमारे जो भाई बंधु हैं वो हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है। समझ पा रहे हैं साथियों, ठीक है। चलिए दूसरा डाल दीजिए, हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। नागरिक समाज पर विचार। हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार साथियों, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हमको सुबह सुबह एक अपनी ऑफलाइन क्लास में भी जाना होता है, इसलिए थोड़ा हम लोग भी सुबह सुबह क्लास आपके लिए दे के चले जाते हैं कि भाई जो भी हमारे भाई ऑनलाइन और बहनें जो हमारी ऑनलाइन पढ़ रही हैं हमसे, वो भी अपना भला कर सकें। और साथियों महिलाओं के लिए ज़रूर वीडियो शेयर करें ताकि वो कुछ आगे बढ़ पाएँ, उनकी महिला शक्ति के लिए आगे काम कर पाएँ। साथियों देखिए महिलाओं पर ऐसा होता है कि ऑफलाइन जब क्लास होती है तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि व्यवहारिक परिवर्तन भी हम लोग करते हैं। जैसे कि वर्तमान में स्थिति चल रही है देश की, वर्तमान स्थिति को हम लोग ध्यान में ना देखते हुए हम लोग सिर्फ अपने उद्देश्य पर फोकस करते हैं। तो हम व्यवहारिक रूप में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें। ऑफलाइन में चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में इतनी सब बातें होना सही नहीं लगता, क्योंकि ऑनलाइन में केवल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। फालतू बात करेंगे तो वीडियो की जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वीडियो का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। साथ ही हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। तो हॉब्स के अनुसार राज्य का जो जन्म हुआ है वो सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है।
हॉब्स कहते हैं कि राज्य का जो जन्म हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। और ये जो समझौता है ये एक पक्षीय था। समझौता कैसा था, ये जो समझौता था ये एक पक्षीय था। इस समझौते में शासक शामिल नहीं है, इस समझौते में शासक शामिल नहीं है और शासक पर किसी प्रकार का बंधन भी नहीं है। शासक पर क्या है, शासक पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। साथ ही मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ये जो राज्य जो बना, राज्य सामाजिक समझौते का ही परिणाम है। यानी कि राज्य सामाजिक समझौते के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आया। राज्य सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आया। तो ये जो समझौता था, सामाजिक समझौता, ये कैसा था, ये एक पक्षीय था साथ। ये सब आप लोग जानते हैं, ये समझौता एक पक्षीय था। इस समझौते में शासक शामिल नहीं था और शासक पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था, किसी प्रकार का बंधन नहीं था। हॉब्स ने इसी को निरंकुश राजा, जब किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा शासक पर तो हॉब्स क्या कहेगा, हॉब्स ने इसी राजा को कैसा कहा, निरंकुश राजा कहा। निरंकुश राजा कहा या फिर संप्रभु, संप्रभु कहा। कैसा कहा, संप्रभु कहा या फिर लेवियाथन कहा। क्या कहा, लेवियाथन कहा। आप सब लोग जानते हैं कि लेवियाथन क्या है। लेवियाथन हॉब्स की पुस्तक है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हॉब्स ने लेवियाथन किसको कहा, हॉब्स ने लेवियाथन किसको कहा। लेवियाथन किसको कहा, तो निरंकुश राजा को कहा। किसको कहा, निरंकुश राजा या फिर संप्रभु को कहा। किसको कहा, संप्रभु को कहा। हॉब्स ने जब किसी प्रकार का भाई राजा पर अंकुश नहीं होगा, वो क्या होगा, वो निरंकुश होगा एक प्रकार से। निरंकुश का मतलब है राजा पर किसी प्रकार का अंकुश ना होना, वो अपनी मनमाने तरीके से शासन चलाएगा, जनता को उसके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, उसकी बातों को जनता को स्वीकार करना ही होगा और जनता उसके विचारों का विरोध नहीं कर सकती। समझ पा रहे हैं साथियों आप लोग। तो मैंने आपको बताया कि इसी राजा को हॉब्स ने निरंकुश राजा, संप्रभु या फिर लेवियाथन की संज्ञा प्रदान करी। लेवियाथन कहा, लेवियाथन कहा। हॉब्स ने कहा कि संप्रभु, संप्रभु मतलब जो निरंकुश राजा है। हॉब्स ने कहा कि निरंकुश राजा या संप्रभु असीमित अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। अहस्तांतरणीय है। किसने कहा, तो हॉब्स ने कहा। हॉब्स कहते हैं कि जो निरंकुश राजा है वो कैसा है, वो असीमित है। निरंकुश राजा का मतलब संप्रभु, संप्रभु का मतलब होता है जिसके ऊपर संप्रभु निर्णय लेने की जो शक्ति है वो असीमित है। संप्रभु का मतलब यही निकलता है। कहा जाता है कि उसके पास किसी प्रकार का दबाव नहीं, ना तो कोई बाह्य दबाव है ना ही कोई आंतरिक दबाव है, उसे हम बोलो संप्रभुता भी बोलते हैं। तो संप्रभु है एक प्रकार से स्वतंत्र है वो व्यक्ति। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि हॉब्स ने कहा कि जो निरंकुश राजा है वो असीमित है, अदेय है और अहस्तांतरणीय है। अहस्तांतरणीय है। संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर है साथियों। संप्रभु क्या है, संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर है, सभी कानूनों से ऊपर है। जनता उसके विचारों का विरोध नहीं कर सकती, जनता उसके विचारों का विरोध नहीं कर सकती साथियों, नहीं कर सकती। हॉब्स ने कहा कि हाँ, केवल एक आधार पर विरोध किया जा सकता है। एक आधार पर विरोध आप कर सकते हैं। किस आधार पर? हॉब्स ने कहा कि अपवाद स्वरूप एक आधार पर निरंकुश राजा या फिर संप्रभु का विरोध किया जा सकता है, वो है आत्मरक्षा, वो है आत्मरक्षा। हॉब्स ने कहा कि यदि राजा प्रजा की रक्षा ना कर पाए, प्रजा की रक्षा ना कर पाए या फिर उनके ही प्राण लेना शुरू कर दे, उनके ही प्राण लेना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में जो प्रजा है वो राजा का विरोध कर सकती है। जो प्रजा है वो राजा का विरोध साथियों कर सकती है, कर सकती है। क्योंकि सामाजिक समझौते के सिद्धांत जो है वो आत्मरक्षा का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार आपको देता है साथियों।
आत्मरक्षा का अधिकार आपको देता है। इस प्रकार जो हॉब्स का राजा है उसने उसको सर्वोत्तम यानी कि सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया, सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया। चलिए साथियों लिखना स्टार्ट कीजिए। राज्य या नागरिक समाज पर विचार। हॉब्स के अनुसार राज्य का जन्म, हॉब्स के अनुसार राज्य सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है। ये सामाजिक समझौता एक पक्षीय है। कैसा है भैया? एक पक्षीय है। ये सामाजिक समझौता कैसा है? एक पक्षीय है। इस समझौते में शासक शामिल नहीं है। इस समझौते में शासक शामिल नहीं है। शासक शामिल नहीं है और शासक या राजा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो राजा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। हॉब्स ने इसी को निरंकुश राजा, संप्रभु या फिर लेवियाथन कहा। हॉब्स ने यानी कि जब राजा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, हॉब्स ने इसे निरंकुश राजा, संप्रभु या लेवियाथन कहा। क्या कहा भैया? या फिर लेवियाथन कहा। किसको? इसी निरंकुश राजा को क्या कहा हॉब्स ने? लेवियाथन कहा। हॉब्स ने कहा कि जो संप्रभु यानी कि जो निरंकुश राजा है वो असीमित है, अदेय है और अहस्तांतरणीय है। हॉब्स कहते हैं कि निरंकुश राजा या फिर इसे संप्रभु बोलते हैं। संप्रभु असीमित, अदेय और अहस्तांतरणीय है। है। इन्होंने कहा कि संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर है, इस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर है, इस पर किसी प्रकार का
कोई बंधन नहीं है। तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। किस पर? निरंकुश पर, या फिर जो निरंकुश राजा, या फिर जो संप्रभु है, जो संप्रभु है। जनता संप्रभु के आदेशों का विरोध नहीं कर सकती। जनता संप्रभु के आदेशों या विचारों का विरोध नहीं कर सकती, का विरोध नहीं कर सकती। तो जनता का नहीं कर सकती, इसके विचारों का या फिर आदेशों का विरोध नहीं कर सकती। केवल एक आधार पर विरोध किया जा सकता है। इन्होंने हॉब्स ने बताया कि अपवाद स्वरूप एक आधार पर विरोध किया जा सकता है, वो है आत्मरक्षा, वो है आत्मरक्षा। हॉब्स ने कहा, हॉब्स ने कहा, हॉब्स ने कहा केवल अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप एक आधार पर, एक आधार पर जनता संप्रभु का, जनता संप्रभु का विरोध विरोध कर सकती है, वो है आत्मरक्षा। वह आत्मरक्षा है। वह क्या है? वह आत्मरक्षा है। वह आत्मरक्षा है। यदि यदि राजा, यानी कि यदि जो राजा, जो निरंकुश राजा या जो संप्रभु है, यदि संप्रभु या फिर निरंकुश राजा प्रजा के प्राणों की रक्षा ना कर सके, लिखिएगा साथियों, यदि यदि निरंकुश राजा, निरंकुश राजा प्रजा के प्राणों की रक्षा ना कर सके, ना कर सके, ना कर सके, या स्वयं प्राण लेना शुरू कर दे, या फिर स्वयं प्रजा के प्राण लेना शुरू कर दे, प्राण लेना शुरू कर दे, शुरू कर दे, तब जनता या प्रजा राजा का विरोध कर सकती है, राजा का विरोध कर सकती है, राजा का विरोध कर सकती है। क्योंकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, क्योंकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार देता है। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा का अधिकार देता है, क्योंकि ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है आत्मरक्षा का अधिकार देता है। इस प्रकार हॉब्स ने अपने राजा को सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया। इस प्रकार
इस प्रकार हॉब्स ने अपने राजा को सर्वोच्च शक्तिशाली बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। ये था साथियों हमारा किस पर राज्य या फिर नागरिक समाज पर विचार। मैंने आपको इसमें बताया कि हॉब्स के अनुसार जो राज्य जो आया वो राज्य सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया, सामाजिक समझौते परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। और ये जो सामाजिक समझौता था ये कैसा था, ये एक पक्षीय था। ये कैसा था, ये एक पक्षीय था। और इस सामाजिक समझौते में शासक शामिल नहीं है, यानी कि जो शासक है वो शामिल नहीं है, जो राजा है वो शामिल नहीं है। और इस राजा पर किसी प्रकार का बंधन भी नहीं है, इस राजा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। अतः ऐसे राजा को हॉब्स ने निरंकुश राजा या संप्रभु या फिर लेवियाथन की संज्ञा प्रदान करी, या फिर लेवियाथन कहा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉब्स ने लेवियाथन किसे कहा, तो निरंकुश राजा को या फिर संप्रभु को हॉब्स ने कैसे कहा, लेवियाथन कहा साथियों, लेवियाथन की संज्ञा प्रदान करी। और अगला मैंने बताया कि हॉब्स कहते हैं कि निरंकुश राजा जो संप्रभु होता है, निरंकुश राजा असीमित, अदेय और अहस्तांतरणीय है, अहस्तांतरणीय है। संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर है, संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर होता है और उस संप्रभु पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, किसी प्रकार कोई बंधन नहीं होता है। जो प्रजा होती है वो संप्रभु के यानी कि जो निरंकुश राजा है उसके आदेशों का विरोध नहीं कर सकती या फिर उसके विचारों का विरोध नहीं कर सकती। हॉब्स ने कहा कि अपवाद स्वरूप एक आधार पर प्रजा राजा का विरोध कर सकती है, उसके विचारों का विरोध, उसके आदेशों का विरोध कर सकती है, वो है आत्मरक्षा, वो है आत्मरक्षा। यदि राजा प्रजा की रक्षा ना कर सके, राजा प्रजा की रक्षा ना कर सके या फिर स्वयं प्राण लेना शुरू कर दे, ऐसी परिस्थिति में प्रजा राजा का विरोध कर सकती है। क्योंकि जो सामाजिक समझौते का परिणाम भी, क्योंकि राज्य जो है सामाजिक समझौते से अस्तित्व में आया, क्योंकि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वह आत्मरक्षा का अधिकार देता है साथियों, क्योंकि वह सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसका अधिकार देता है, आत्मरक्षा का अधिकार आपको देता है। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार हॉब्स ने अपना उसका जो निरंकुश राजा था उसको सर्वोच्च शक्तिशाली बना दिया, सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया। मतलब उस प्रकार का कोई, इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, वो सभी विधियों से, सभी कानूनों से ऊपर है ना। और प्रजा उसका विरोध नहीं कर सकती, लेकिन विरोध कर सकती है तो आत्मरक्षा के आधार पर, यदि आत्मरक्षा पर क्या आ जाए, उसकी चोट आ जाए। चलिए इसे रफ कर दें। उसके बाद डाली साथी एक और हेडिंग डाल दीजिए जो 5 मिनट में खत्म कर दें हम उसे, राज्य एवं संपत्ति के, राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध पर विचार, राज्य एवं व्यक्ति के बीच राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंधों पर विचार। लिखिए, हॉब्स का राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध पर विचार, व्यक्ति के बीच संबंध पर विचार। साथियों ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर ही आधारित है। चलिए मैं आपको बता दूं, हॉब्स का राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध पर विचार, संबंध पर विचार। तो ये पढ़ लें हम जरा। देखिए साथियों मैं आपको बता दूं को हॉब्स ने कहा कि जब प्रजा, ये जो हॉब्स कहते हैं कि प्रजा जो है, प्रजा राजा के विचारों का विरोध नहीं कर सकती। हॉब्स कहते हैं कि जो प्रजा है वो राजा के विचारों का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन हॉब्स ने बताया है कि जो राजा है वो सभी कानूनों से ऊपर है,
राजा है वो क्या है, राजा सभी कानूनों से ऊपर है। अतः हॉब्स ने यह भी बताया कि अपवाद स्वरूप प्रजा राजा का विरोध कर सकती है। किस आधार पर? वो है आत्मरक्षा, यानी कि प्रजा आत्मरक्षा के आधार पर राजा या फिर निरंकुश राजा का विरोध कर सकती है, कर सकती है। यदि निरंकुश राजा ही प्रजा की रक्षा ना कर सके या फिर उसके स्वयं प्राण लेना शुरू कर दे, या फिर उसके स्वयं प्राण लेना शुरू कर दे, ऐसी स्थिति में प्रजा राजा का विरोध कर सकती है। क्योंकि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो हमें किसका अधिकार देता है? वो हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है साथी, वो हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है। यही कहकर हॉब्स ने जब कहा कि आत्मरक्षा का अधिकार हमें सामाजिक समझौते का सिद्धांत देता है, इतना कहते हुए जब कहा कि प्रजा राजा का विरोध कर सकती है, लेकिन किस आधार पर? तो आत्मरक्षा के आधार पर। इतना कहते ही हॉब्स ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना, और राज्य को क्या माना? साधन माना, और व्यक्तिवाद का विचार दे दिया। और क्या दे दिया साथियों? और व्यक्तिवाद का विचार दे दिया, व्यक्तिवाद का विचार दे दिया। यद्यपि ये जो हमारे हॉब्स हैं, यद्यपि हॉब्स को हम व्यक्तिवाद का जनक नहीं कहते, व्यक्तिवाद का जनक नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर राजा का विरोध संभव नहीं है, प्रत्येक स्तर पर राजा का विरोध संभव नहीं है। जब प्रजा प्रत्येक स्तर पर राजा का विरोध करना प्रारंभ कर देगी, राजा का विरोध प्रारंभ कर देगी, जैसे आप लोग आगे दिखेंगे जब उदारवादी विचारधारा आएगी या फिर जो व्यक्तिवाद का विचारक आएंगे, जैसे हमारे लोक हो गए, जब हमारे लोक की शुरुआत होगी, जो अब मैं आपको बताऊंगा उस समय, इनको उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। किनको? लोक को। तो जब आपको उसमें पढ़ना होगा कि जो हमारे जो प्रजा है वो प्रत्येक स्तर पर राजा का विरोध कर सकती है ना, उसमें आपको लोकतंत्र में भी लोक का काफ़ी योगदान रहा है, तो आपको पढ़ना होगा आगे चल करके। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जैसे ही, जरा दोबारा सुनिए, इसके लिए दोबारा आप लोग सुनिए। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि हॉब्स ने कहा कि प्रजा जो है वो राजा के विचारों का विरोध नहीं कर सकती, राजा के विचारों का विरोध नहीं कर सकती। राजा जो है, राजा सभी कानूनों से ऊपर है, राजा सभी कानूनों से ऊपर है। अतः हॉब्स ने यह भी माना कि हाँ, एक आधार पर प्रजा राजा का विरोध कर सकती है, वो है आत्मरक्षा, वो है आत्मरक्षा। यदि राजा प्रजा की रक्षा ना कर सके या फिर उसके स्वयं प्राण लेना शुरू कर दे, तब प्रजा राजा का विरोध कर सकती है। क्योंकि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो क्या है? वो हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है, आत्मरक्षा का अधिकार देता है। ऐसा कहने के पश्चात हॉब्स ने राज्य को साधन कहा और व्यक्ति को साध्य कहा, व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन कहा, और व्यक्तिवाद का विचार दे दिया। और किसका विचार दे दी साथियों? और व्यक्तिवाद का विचार दे दिया। मैंने आपको बताया कि हॉब्स को व्यक्तिवाद का जनक नहीं कहा जाता, हॉब्स को व्यक्तिवाद का विचार जनक नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर राजा का विरोध संभव नहीं है। साथियों आप लोग इसके लिए लिख लें, जरा मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा, लिखिए। हॉब्स ने कहा कि प्रजा राजा के विचारों का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि राजा सभी कानूनों से ऊपर है, क्योंकि राजा सभी कानूनों से ऊपर है।
अतः हॉब्स ने यह भी माना कि एक आधार पर प्रजा राजा का विरोध कर सकती है, वह आत्मरक्षा है। यदि राजा प्रजा की रक्षा ना कर सके, या स्वयं प्रजा के प्राण लेना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में प्रजा राजा का विरोध कर सकती है। क्योंकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार देता है। आत्मरक्षा का अधिकार देता है। ऐसा कहते ही हॉब्स ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन कहा। और व्यक्तिवाद का विचार दे दिया। हॉब्स को व्यक्तिवाद का जनक नहीं कहा जाता। जनक नहीं कहा जाता क्योंकि प्रत्येक स्तर पर राजा का विरोध संभव नहीं है। तो साथियों, आज जो अपना हॉब्स का चैप्टर है उसे भी समाप्ति की ओर है और समाप्त हो भी चुका है इसी के साथ। तो कल से हम लोग देखेंगे लॉक पढ़ेंगे और रूसो पढ़ेंगे, बेंथम, मिल, ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो साथियों, बने रहिएगा एफएम गोल्ड परिवार के साथ और एफएम गोल्ड परिवार आपके सदैव आभारी रहेगा। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी सिस्टर और अपने जो आपके ब्रदर हैं, जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके साथ आप लोग शेयर करें। साथियों देखिए, आपके सहयोग के बिना हम लोग बेकार हैं, आप लोग मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें क्लास देखने के बाद कि क्लास आपको कैसी रही। तो आप लोग मुझे ये भी बता दें कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हमारे
विद्यार्थी हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो हमारी कहाँ कहाँ से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं या फिर कहाँ कहाँ से हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं। साथियों बने रहिए। मैंने आपको बता दें कि मैं बहुत जल्द एक राजनीतिक सिद्धांत की एक बैच चालू करने वाला हूँ राजनीतिक सिद्धांत का। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के लिए यही मैं विदा चाहता हूँ आपसे। नमस्कार, जय हिंद।